दोस्तों तो आज की वीडियो में कवर करेंगे लोग एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 10 है फंडामेंटल ड्यूटीज और हिंदी में मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो गलती से यहाँ पे लिखा गया मौलिक अधिकार, यहाँ पे आप लोग मौलिक कर्तव्य लिखिएगा लोग। यहाँ पे सही लिखी है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देख लेते हैं लोग। तो इस चैप्टर में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे लोग। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में क्या अंतर है वो देखेंगे लोग। और सेकंड है मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं क्या है और महत्व क्या है देखेंगे लोग। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें देखेंगे लोग। इस टॉपिक में दो समितियां पढ़ेंगे लोग, एक है बर्मा समिति, दो समितियां है स्वर्ण सिंह समिति और बर्मा समिति देखेंगे लोग। और लास्ट में मौलिक कर्तव्य की आलोचना देखेंगे लोग। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर देखेंगे लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट के बीच के रिलेशन को देखेंगे लोग। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट है, ये एक दूसरे के पूरक है। इनको पूरक की तरह देखा जाता है। और अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक है, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा होती है। और विश्व के सभी देशों में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। और जबकि कम्युनिस्ट साम्यवादी देशों में कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ एग्जाम्पल्स है सोवियत संघ। और अगर भारत के इतिहास की बात करेंगे लोग तो भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1975 जो आपातकाल का दौर था और इसी दौरान एक समिति बनाई गई थी कि मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता क्या है, उस पर थोड़ा सा एक जांच बनाई गई। सरदार स्वर्ण सिंह समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का समावेश होना चाहिए। और इसके तहत संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया और संविधान के इस नए भाग में आर्टिकल 51 का जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और इसमें 11 अधिकार है और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। और दूसरा है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे आरक्षण रखे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। और 6 है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। और 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव आते हैं, रक्षा करे और संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। और 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11 है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कुछ फैक्ट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को भाग 4A में शामिल किया गया है। आर्टिकल की बात करेंगे लोग तो 51A और इसमें वर्तमान में देखेंगे लोग तो 11 मौलिक कर्तव्य है। और इसमें देखेंगे लोग इनफोर्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या ये परिवर्तनीय है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको समझेंगे लोग। तो सबसे पहले देखेंगे लोग तो फंडामेंटल ड्यूटीज को
न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, कर्तव्य है, वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। तो परिवर्तनीय या लागू नहीं कराया जा सकता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन न करने पर दंड नहीं दी जा सकती है, किसी भी तरह से दंड नहीं दी जा सकती है। इसीलिए कुछ आलोचक यहाँ पे व्यंग करते हैं कि मूल कर्तव्य निरर्थक घोषणाएं मात्र है, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इससे अच्छा डीपीएसपी है। तो भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व की बात की गई है, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि परिवर्तनीय नहीं है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, इसकी प्रकृति नॉन जस्टिसेबल है। लेकिन वही बात करेंगे लोग। तो भाग 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, तो इसमें अस्पष्ट नहीं लिखा है, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में अस्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंस परिवर्तनीय शब्द की बात करेंगे लोग। तो न्यायालय संविधान की व्याख्या हेतु फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखता है, और आर्टिकल 51A में या आर्टिकल 51 क में पर्यावरण संरक्षण, न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण व्यक्ति का दायित्व है। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 51 क्लॉज A में। तो न्यायालय द्वारा ये कहा गया पर्यावरण संरक्षण व्यक्ति का दायित्व है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हम अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। जैसे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करेंगे लोग, तो 2002 तो आर्टिकल 51 क्लॉज A में कहा गया है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, और सम्मान सुनिश्चित किया गया है इसमें। और मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं देखेंगे लोग, तो कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है विशेषताएं के फंडामेंटल ड्यूटीज के। तो संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानून प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय धर्म परंपरा पद्धति, ये हमें कर्तव्यों की शिक्षा देते हैं, ये हमें ड्यूटीज को निभाने की बात करता है, कर्तव्यों की शिक्षा देता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक तीनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है, जबकि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य के महत्व में देखेंगे लोग, तो देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं और चेतावनी के रूप में देखा जाता है, और राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाता है, और अदालतों को किसी विधि की संवैधानिकता, वैधता और उनके परीक्षण के समन्वय में सहायता करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी या फंडामेंटल ड्यूटीज, तो तीनों का उपयोग किसी भी नीति, किसी भी पॉलिसी आदेश को जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कहीं उससे हमारा मूल कर्तव्य के हानि तो नहीं हो रही है, और नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं। और नागरिक केवल मुख्य दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार है। और तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने स्वतंत्र भारत के बाद जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी प्रतिबद्धता में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, इसलिए जरूरी है। तो मौलिक कर्तव्य की आलोचना में देखेंगे लोग, तो कर्तव्य की सूची पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए टैक्स भरना दायित्व है, मतदान करना दायित्व है। और दूसरा पॉइंट है गैर परिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं है। और तीसरा पॉइंट है अस्पष्ट, बहुअर्थी है, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शब्दों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। और 99.9% से ज़्यादा नागरिक कानून का पालन करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें कर्तव्य बताने की आवश्यकता नहीं है। जब लोग अपने कर्तव्यों के प्रति संतुष्ट होते हैं तो कर्तव्य का स्वेच्छा से पालन करते हैं। लोगों को यह बताना कि उनके कर्तव्य क्या है, यह दर्शाता है कि वे संतुष्ट नहीं है। और वर्मा समिति की टिप्पणी में देखेंगे लोग, तो वर्ष
1998 में गठित बर्मा समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने और सभी विद्यालयों में इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में शुरू किए गए कार्यक्रम हेतु एक रणनीति और कार्यप्रणाली तैयार करना था। और समिति ने अपनी जांच में पाया कि देश के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों के गैर परिचालन का मुख्य कारण इसके कार्यान्वयन हेतु रणनीति की कमी है। और तीसरा पॉइंट है, नागरिकों को मूल कर्तव्यों संबंधी बर्मा समिति ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है और बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम को 1976 तक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के रूप में जाना गया। और भारतीय दंड संहिता IPC घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिव्यक्ति दंडात्मक अपराध होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।